Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Students, in today's lecture we will study about the small topics of this chapter. First of all, we will study about the bond energy, then bond energy and ionic character, bond length, covalent radius, and in the last we will study about the dipole moment. Let's start from the first topic, that is the bond energy, which is also known as the bond enthalpy. The amount of energy required to break all bonds of the particular type in 1 mole of the substance is called the bond energy. It is also known as the bond enthalpy, and it can be at the temperature 25 degrees centigrade and 298 Kelvin, which is equal to the 298 Kelvin. The unit of the bond energy is kilojoule per mole. Let me tell you students, and you know very well, that the sigma bond is always a strong bond than the pi bond. So we can say that the bond energy of the sigma bond will be greater than the pi bond. Why the sigma bond is stronger? Because there is maximum overlapping between the two atoms or between the two orbitals. Okay, that's why always the sigma bond energy of the sigma bond will be greater than the pi bond. One thing more, if we talk about the multiple bond, so अगर हम मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर देन द डबल बॉन्ड, एंड द डबल बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉन्ड एनर्जी, तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? ऑब्वियसली हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड होते हैं और 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो इसलिए स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी के ज़रिए हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. इसके अलावा स्टूडेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. नंबर 1 इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नंबर 2 इज़ द साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम्स. हमारे पास अगर स्मॉलर साइज़ के बॉन्डेड एटम्स होंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. अगर हमारे पास लार्जर बॉन्डेड एटम्स होंगे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे. इसलिए हमारे पास साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम्स से भी हमें बॉन्ड एनर्जी का पता चलता है. इसके अलावा हमें बॉन्ड लेंथ के ज़रिए भी पता चलता है हमारे पास जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. जितनी बॉन्ड लेंथ हमारे पास कम होगी, वो बॉन्ड हमारे पास उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. और इसके अलावा अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, एज आई टोल्ड यू अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. डबल बॉन्ड होगा तो हमारे पास वीकर होगा. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, since electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, therefore when we will have the greater the difference in electronegativity between the bonded atoms, the greater will be the bond energy and the stronger will be the bond. तो electronegativity भी अगर हमारे पास difference ज़्यादा होगा between two atoms, तो हमारे पास वो bond उतना ही strong होगा. Relationship between the bond energy and polarity, or you can say that the strength of the bond and its ionic character. The difference in the electronegativity also give rise to the development of the ionic character between the bonded atoms. ये बात तो स्टूडेंट्स आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास डिफरेंट एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट द HCl, अगर हम HCl की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास HCl में हाइड्रोजन पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. तो आप देख सकते हैं कि रादर यहाँ पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड होने के बावजूद इस मॉलिक्यूल के ऊपर आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है, रादर दैट इज़ पार्शियल. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, हमारे पास आयनिक करैक्टर उतना ज़्यादा शो होगा. ठीक है, द डिफरेंस जनरेट पोलैरिटी, हमारे पास पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है. जिस तरह मैंने अभी आपको HCl के अंदर बताया है कि हमारे पास पोल्स बन जाते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव पोल बन जाता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव पोल्स बन जाता है. द डिफरेंस जनरेट द पोलैरिटी इन द बॉन्ड, एंड द सिंस पोलर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द नॉन पोलर बॉन्ड, एंड दिस अकाउंट फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी. इफ़ यू कंपेयर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास HCl है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये हमारे पास क्योंकि इसमें आयनिक करैक्टर आ गया है, दैट इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव, दैट इज़ पार्शियल नेगेटिव, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है. कि पोल्स क्यों कह रहे हैं, पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द HH, दैट इज़ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास कोई
पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारे पास टू सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आयनिक करैक्टर नहीं है, इसलिए हमारे पास सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी भी हमारे पास कम होती है। तो जितना हमारे पास आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक करैक्टर ज़्यादा होने का मतलब ये, जितनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा हमारे पास आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। आयनिक करैक्टर ज़्यादा होने का मतलब ये बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, और जब बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसीलिए आपको यहाँ पर ये बताया गया है स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट के अंदर कि अगर हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बॉन्ड एनर्जी ऑफ द HCl हमारे पास दैट इज़ द 436 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बट अगर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं HCl की बॉन्ड एनर्जी तो हमारे पास 338.93 आती है। बट अगर हम एक्सपेरिमेंटली लैब में जाकर बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास 436 आ रही है। यू कैन सी कि अगर हमारे पास 436 बॉन्ड एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस हमारे पास 338 थी लेकिन हमारे पास 436 आ रहा है। तो ये वजह क्या है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नाउ कम टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट्स क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स ज्वाइंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एटम है, ये हमारे पास दूसरा एटम है। इस एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम ज्वाइंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और इसी बॉन्ड लेंथ का अगर हम लोग यहाँ से हाफ कर दें या डिवाइड बाय 2 कर दें तो इसको इस एटम का रेडियस कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहीं पे मैंने आपको रेडियस ही बता दिया है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। Since atom in a molecule are not stationary but constantly vibrating, ठीक है। रादर अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट इस तरह से बॉन्ड बना, लेट मी शो यू, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर दोनों एटम्स टच में हैं और इस तरह से बॉन्ड बना होता है, लेकिन इसके बावजूद ये कंटिन्यूसली वाइब्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन में होने की वजह से हम यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ लेते हैं तो हम एवरेज बॉन्ड लेंथ लेते हैं जो कि एक यू कैन से कि हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता है। दिस एनोमली इज़ रिमूव बाय द कंसिडरिंग एन एवरेज बॉन्ड लेंथ, मेजरिंग द बॉन्ड। हम इसको मेजर किस में करते हैं? एंगस्ट्रॉम में करते हैं और इसके अलावा पिकोमीटर में करते हैं। 1 पिकोमीटर इज़ इक्वल टू द एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू द एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। तो ये इस तरह से हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हमारे पास की यूनिट है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में आपको डिफरेंट कंपाउंड्स की बॉन्ड एनर्जी भी दिखाई गई है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ भी शो किया गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स की हाइड्रोजन के साथ दिखाया गया, फिर डिफरेंट एटम्स का कार्बन के साथ, फिर डिफरेंट एटम्स का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको टेबल दिया गया है, इसमें आपको शो किया गया। और लास्ट में आप देख सकते हैं तो आपको मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में भी आपको शो किया गया है कि हमारे पास सिंगल और डबल बॉन्ड में किस तरह से होता है। नाउ कम टू द कोवेलेंट रेडियाई। नाउ कम टू द स्टूडेंट्स कोवेलेंट रेडियाई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने ये जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज़ द एक्चुअली द बॉन्ड लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, कोवेलेंट रेडियाई में आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ। और यहीं पर अगर इसी बॉन्ड लेंथ को अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास यहाँ आ जाता है कोवेलेंट रेडियाई। इट इज़ एक्चुअली द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। It is a half the distance between the two nuclei of the similar atoms that are bonded together by a single bond. ठीक है। For some aberration in experimentally determined that the value of the bond length of covalent bond as compared to the theoretical, the simplest explanation is shrinking of the bond due to the polarity between the two bonded atoms. हमारे पास समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस आ रहा होता है, एंड दैट डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द
difference that may be because of the polarity, that may be the strength of the bond. Here is a bond, here is a table जहाँ पे आपको स्टूडेंट शो किया गया है एवरेज बॉन्ड लेंथ, और इस एवरेज बॉन्ड लेंथ में आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.54 आ रही है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो 1.34 है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास तो ये हमारे पास इसकी लेंथ जो आ रही है दैट इज़ द 1.20। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड या यू कैन से हमारे पास जैसे नंबर ऑफ़ बॉन्ड इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो जितना हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे पास जितना हमारे पास लेंथ कम होती है हमारा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। ये बात याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज़ द ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज़ द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम इस सिंबल से शो करते हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज द म्यू। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी can be expressed in terms of the dipole moment. It is a product of the magnitude of the charge that may be negative or positive and the distance between them. इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैथमेटिकली आप देख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर। Here Q is the charge at each end of the dipole and R is the distance between the positive and negative charges. Okay? स्टूडेंट्स, डायपोल मोमेंट नॉर्मली क्या होता है? डायपोल मोमेंट आपको यहाँ पे शो ये किया, डायपोल मोमेंट जो आपके पास है इसमें यहाँ पे आपको ये पता चल सकता है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर पोलैरिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, मेनली इतनी सी बात है। और मेरे ख्याल में आपको पोलैरिटी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पोलैरिटी आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि इफ़ यू टॉक अबाउट द HCl में हमारे पास यहाँ पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हमारे पास पार्शल नेगेटिव चार्ज है। और इसकी वजह क्या है? पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव करैक्टर होता है, आप देख सकते हैं अगर हमारे पास H और Cl की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन से और एक एटम हमारे पास क्लोरीन से। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बट क्योंकि यहाँ कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड लूजिंग नहीं हो रही है बिकॉज दैट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड में कम्प्लीटली हमारे पास नहीं हो रहा था बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, इसलिए इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। टू पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। टू पोल्स क्रिएट होने की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं दैट इज़ द डायपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, जिस पे टू पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं दीज आर द डायपोल मॉलिक्यूल। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट में हमें डिग्री ऑफ पोलैरिटी पता चलती है किसी भी मॉलिक्यूल की कि वो कितना पोलर है। ठीक है स्टूडेंट, इजी वर्ड में मैंने आपको बता दिया कि डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता है। मैथमेटिकली इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, Q हमारे पास दैट इज़ द चार्ज, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हमारे पास यूनिट जो होती है दैट इज़ द कूलम मीटर, और इसके अलावा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द कैपिटल D दैट इज़ नोन एज डिबाई। 1 डिबाई इज़ इक्वल टू 3.336 एक्सपोनेंट माइनस 3 कूलम मीटर। तो ये समटाइम हमें कन्वर्जन भी देने को दे दिया जाता है कि हमें वैल्यू कूलम मीटर में होती है, हमें डिबाई में कन्वर्ट करना होता है, डिबाई में गिवन होती है तो हमें कूलम मीटर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो डायपोल मोमेंट से हमें मेनली ये पता चलता है हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर पोलैरिटी कितनी ज़्यादा है। दैट्स इट। ओके, नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट। If we talk about the application of the dipole moment, number 1, obviously जब मैंने पॉइंट आपको बोला है it determine the polarity of a molecule। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं which have the zero dipole moment। अब वो zero dipole moment कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? which are the non-polar। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, अब मैंने बताया था कि जो सिमिलर एटम्स होते हैं तो क्या उन पे पोल्स क्रिएट होते हैं? नो। तो क्या इनमें डायपोल मोमेंट होगा? तो आप कहेंगे नो, इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा अगर सिमिलर एटम्स होंगे।
ठीक है. So molecules which have the zero dipole moment are non-polar, whereas the molecule which have the some dipole moment are polar. Obviously जितने हमारे पास polar molecule होंगे उनका dipole moment की value होगी. ठीक है. सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़ द स्टीरियो केमिस्ट्री. स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग किसको डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं आइसोमर्स को. आइसोमर्स क्या होते हैं? Stereo chemistry is actually the branch of chemistry in which we discuss about the isomers. Isomers, the compound which having the same molecular formula but different structure. आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों सेम molecular formula है but structure difference है. अब structure difference में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ दोनों तरफ Cl और Cl सेम साइड पे आ रहे हैं. Cl दोनों हमारे पास सेम साइड पे आ रहे हैं. ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास दोनों Cl सेम साइड पे आते हैं तो उनको हम कहते हैं दीज आर द एक्चुअली द सिस कंपाउंड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, जिनमें हमारे पास सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर सेम साइड पे होते हैं तो उनको कहते हैं सिस मॉलिक्यूल. और अगर हमारे पास डिफरेंट कार्बन पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारे पास एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रांस कंपाउंड्स. ठीक है. तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम मेनली आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं. और कौन से आइसोमर्स को? सिस को और ट्रांस को. ठीक है. सिस में हमारे पास सेम साइड पे होते हैं हमारे पास एटम और सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. और ट्रांस में हमारे पास जैसे Cl यहाँ पर है, दोनों हमारे पास एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो हमारे पास याद रखिएगा जितने भी हमारे पास सिस मॉलिक्यूल होते हैं ट्रांस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. और अगर हमारे पास सिस होते हैं तो उनकी हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है. ठीक है. सो डायपोल मोमेंट ऑल्सो एसेंशियल इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द आइसोमर्स ऑफ द सेम कंपाउंड. तो सिर्फ डायपोल मोमेंट की वैल्यू से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है ये मेनली सिस है या ट्रांस आइसोमर है. नाउ कम टू द कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक करेक्टर. अब मैंने आपको बता दिया था ना कि हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आयनिक करेक्टर होता है. ठीक है. जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा होता है. तो हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. किस तरह से? अगर हम लोग जो डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व है उसको डिवाइड कर दें डायपोल मोमेंट आयनिक और यू कैन से थ्योरेटिकल उसको डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें आयनिक करेक्टर कितना ज़्यादा है. ठीक है. और आयनिक की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डायपोल मोमेंट का Q मल्टीप्लाई बाय R, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट. लास्ट एप्लीकेशन दैट इज़ द कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक करेक्टर. हम किस तरह से कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे. ये फार्मूला आप देखिए. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो कि ऑब्जर्व्ड है दैट इज़ द 1.92 dpi. ठीक है. हमारे पास ये वैल्यू है. हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर. हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू तो गिवन है. इफ़ वी कैलकुलेट द आयनिक वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू गिवन हो दैट इज़ द R. ठीक है. हमारे पास अगर गिवन हो जो कि QR में अगर हमारे पास R की वैल्यू दैट इज़ द 92 पिकोमीटर अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो ये R की वैल्यू और इस Q की वैल्यू को अगर हम इस फार्मूले के अंदर लेट मी शो यू अगेन. R की वैल्यू हमारे पास गिवन है, Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है. अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर लें इस फार्मूले के अंदर तो हमारे पास म्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट विल बी द 4.42 dpi. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये आयनिक वैल्यू आ गई है हमारे पास. ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज़ अ 1.92. तो हमारे पास परसेंटेज आयनिक करेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया. तो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू के ज़रिए हम ये भी बता सकते हैं कि रादर हमारे पास मॉलिक्यूल पोलर तो है लेकिन इसके अंदर हमारे पास पोलरिटी कितनी ज़्यादा है, इसमें आयनिक करेक्टर कितना ज़्यादा है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. इफ़ HF वर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड बाय द HF तो हम ये इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इट वुड बी 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट करेक्टर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई एम श्योर आपको आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड लेंथ को, कोवेलेंट रेडियाई को, आयनिक करेक्टर को, इन द लास्ट वी डिस्कस द डायपोल मोमेंट, आपको समझ आ गया होगा. विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.